प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अमित शाह 2 दिन के दौरे पर बिहार आने वाले हैं, मगर उससे पहले जेपी नड्डा आ रहे हैं। तो क्या इसके मायने हैं, क्या एजेंडा रहेगा, इस पर बात करेंगे। जीतन राम मांझी ने 40 सीटें मांग ली हैं। कहा है कि आने वाले चुनाव में 40 सीटें चाहिए उनको। तो इसके क्या मायने हैं, क्या बीजेपी नीतीश कुमार उनको ये सीटें दे पाएंगे, इसको समझेंगे। इसके साथ ही समझेंगे नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में कौन पहुंचा, क्या हुआ और उसके क्या मायने हैं। सबको समझाने बताने के लिए हमारे साथ रहेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। आप देख रहे हैं राग बिहारी। पंकज जी, सबसे पहले तो अमित शाह के दौरे के बारे में बात कर लेते हैं कि अमित शाह 29 और 30 तारीख को बिहार में होंगे, मगर उससे पहले 26 तारीख को ही जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। तो क्या कुछ बड़ी तैयारी चल रही, कुछ बड़ा होने वाला है, क्या एजेंडा रहने वाला है इन दोनों लोगों के आने का? देखिए, मुझे ये साफ दिखाई पड़ता है कि अब चूंकि 8 महीने 7 महीने के बाद चुनाव है, तो अब आप देखेंगे कि बिहार लगातार बड़े नेता आपको जाते हुए नजर आए जी। क्योंकि एनडीए के सामने चुनौतियां क्या है, ये भी देखना बहुत दिलचस्प है। आपको बता दें कि एक नीतीश कुमार का जो व्यवहार है वो सवालों के घेरे में। तो जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंच रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के भी चर्चा होगी कि आखिरकार एनडीए का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में होगा, और नहीं होगा तो इसका काट कैसे ढूंढा जाए। क्योंकि अगर नीतीश कुमार को बदलते हैं तो फिर उनका जो वोट बैंक है वो कैसे कंपनसेट होगा, और अगर नीतीश कुमार को बनाए रखते हैं तो जिस तरीके से विपक्ष आक्रामक है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। क्योंकि नीतीश कुमार आए दिन अपने रवैये के कारण सुर्खियों में तो रहते हैं। अब उनका जो व्यवहार है, राष्ट्रगान में जिस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया, उसको लेकर के कई तरह के सवाल तो उठने लगे हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर के, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के गली गली चौराहे में इस तरह की बात होने लगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उनका कोई विकल्प है। इस पर भी मुझे लगता है कि कोर कमेटी में जरूर ये बात उठेगी, और अगर विकल्प नहीं है तो उनको कैसे चुनाव तक खींचा जाए, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि एक चीज स्वरम मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जो मेरी समझ है और जितना मैं पॉलिटिक्स समझता हूं, एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव के बाद तो नहीं रहेंगे, ये मैं समझ पा रहा हूं। ये मेरे सूत्र भी कहते हैं, मुझे इसकी जानकारी भी है। क्योंकि नीतीश कुमार का जिस तरीके से स्वास्थ्य है और जिस तरह का रवैया है, मुझे नहीं लगता है कि एनडीए के मुख्यमंत्री चुनाव के बाद रहेंगे। पर सवाल, एनडीए चुनाव जीतता है तो, हाँ जीतता है तो, चुनाव है और जिस तरीके से वो लगातार व्यवहार कर रहे हैं, उनके पार्टी के भीतर भी और पार्टी के बाहर भी, एनडीए में भी जिस तरह की चर्चा है, तो सवाल उठता है कि बड़े नेता पहुंचेंगे तो इसका प्रॉस एंड कॉन्स दोनों भांपेंगे, और इसके बाद वो किस नतीजे पे पहुंचते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। इसलिए जिस तरीके से आरजेडी आक्रामक है, आप देखिए, पहले आरजेडी बीजेपी पे हमला करती थी, पहले आरजेडी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द अफसरों पे हमला करती थी, नेताओं पे हमला करती थी। आजकल आरजेडी सीधा नीतीश कुमार पर हमला कर रही है। अब आप पूछेंगे कि नीतीश पर हमला आरजेडी क्यों कर रही है, ये आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ। तो दरअसल पहले एक सोच थी कहीं ना कहीं कि नीतीश कुमार फिर से हमारी तरफ आ जाएंगे, और हमारी तरफ आ जाएंगे तो पूरा बैकवर्ड पॉलिटिक्स, दलित पॉलिटिक्स कंसोलिडेटेड हो जाएगा और हम चुनाव जीत लेंगे, जैसे 2015 में हुआ। पर अब इसकी उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती है, और दरअसल अब आरजेडी ने स्ट्रैटेजी बदली है। अब वो नीतीश पर अटैक करते हैं, नीतीश पर अटैक करते हैं तो उनको लगता है एनडीए में भगदड़ मचेगा। बीजेपी सोचने को मजबूर होगी कि भाई नीतीश को लेकर के चलेंगे तो हमारी लुटिया गोल हो जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है किया क्या जाए। अगर बीजेपी नीतीश कुमार को हटाती है तो पार्टी छिन्न भिन्न हो जाएगी, और आरजेडी की भी नजर उन वोटों पर है जो नीतीश कुमार के वोट बैंक है। तो आरजेडी को लग रहा है कि नीतीश कुमार को एक्सपोज कर दो, उनके रवैये को एक्सपोज कर दो, उनके व्यवहार को एक्सपोज कर दो, और कहो कि कैसे ये राष्ट्रगान का
अपमान कर रहे हैं, इनका व्यवहार ठीक नहीं है, इनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये डमी मुख्यमंत्री हैं, ये कैसे संविधान के कायदे के तहत ये किसी राज्य का सीएम रह सकते हैं। 13 करोड़ जनता जो है उसका भविष्य किसके हाथों में सौंपा हुआ है। और इस तरीके से आप बीजेपी को एक्यूज करिए, उन तमाम नेताओं को एक्यूज करिए जिससे बीजेपी जैसे ही कोई फैसले ले कि जेडीयू छिन्न भिन्न होने लगे, बहुत लोग हमारी तरफ आ जाएं और हमारा पॉसिबिलिटी विधानसभा चुनाव में जीतने का कई गुना बढ़ जाए। इस तरीके से अब आरजेडी सोच रही है। तो मैं ये मान रहा हूं कि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, रहने वाले हिमाचल के जरूर हैं, लेकिन वो आप ये समझ लीजिए कि उनका पूरा पढ़ाई लिखाई पटना में युवा अवस्था और ये कह लीजिए पढ़ाई लिखाई मतलब यौवन भी सब वहीं बीता है। तो वो एक तरफ अगर हिमाचली हैं तो दूसरी तरफ बिहारी भी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि वो घूमेंगे, वो अपने कोर ग्रुप में बात करेंगे और जो भी निकल करके आएगा उसको कहाँ पहुंचाएंगे? अमित शाह के पास। अब थोड़ा सा मैं इसको कनेक्ट करना चाहूँगा। आप देखिए संजय झा के यहाँ दही चूड़ा का भोज हुआ था और अमित शाह से कुछ पत्रकार मिले और उन्होंने कुछ सवाल किया, तो वहां पर भी अमित भाई शाह ने यह कहा कि भाई हम जिसको भी बनाएंगे नीतीश कुमार की मर्जी से बनाएंगे, उनके सलाह से बनाएंगे। और ये बात आरजेडी के प्रवक्ताओं ने ट्वीट के जरिए बाहर निकाली। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई अमित शाह के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है? क्या बीजेपी वाकई कुछ ना कुछ सोच रही है? अगर बीजेपी सोच रही है कि पोस्ट इलेक्शन कोई और सीएम हो सकता है, भले नीतीश कुमार की मर्जी का सीएम हो, तो क्या बीजेपी अब प्री इलेक्शन सोचने को मजबूर होगी? ये सारी ऐसी बातें हैं। तो आप ये जान लीजिए चुनाव को लेकर के स्ट्रैटेजी, रणनीति, आरजेडी को कैसे घेरा जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बड़ी बात यह है, कर्नाटक में कांग्रेस ने 4% आरक्षण दे दिया मुस्लिमों को। अब मुस्लिम को आरक्षण दिया है तो क्या मुस्लिम के प्रति पार्टी को कितना आक्रामक होना है उनके खिलाफ, मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ कितना बोलना है? क्योंकि जेडीयू बहुत कंफर्टेबल नहीं रहती है जब बीजेपी मुस्लिम पॉलिटिक्स में कुछ कदम आगे बढ़ाती है, तो जेडीयू अनकंफर्टेबल हो जाती है। ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि अभी देखिए वक्फ संशोधन बिल भी आने वाला है और उसको लेकर के जेडीयू बहुत तरह की बातें कर रहा है। अब जेडीयू बहुत तरह की बातें कर रहा है, जेडीयू का अप्रोच माइल्ड रहता है, बीजेपी एग्रेसिव रहती है। पर क्या इलेक्शन में जाने से पहले बीजेपी उस कदर एग्रेसिव नहीं होगी जैसे अन्य राज्यों में हो रही है? कर्नाटक में विधानसभा में बीजेपी के एमएलए उस बिल को फाड़ दे रहे हैं। सवाल उठता है कि यहां पर बीजेपी का पोस्चरिंग कैसा होगा? जो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कह रही थी कि बीजेपी संविधान बदल देगी, अब उल्टा बीजेपी आरोप लगा रही है कि देखिए धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है, और कांग्रेस इस तरह की बात कर रही है। तो ये सारे मसले ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत गंभीर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे, फिर चाणक्य अमित शाह पहुंचेंगे, विनोद तावड़े लगातार वहां पर मौजूद हैं जो कि प्रदेश के प्रभारी हैं। तो आप समझ लीजिए इस तरीके के वाकये आपको दिखाई पड़ेंगे, मीटिंग्स का दौर चलेगा और उसके बाद एक जॉइंट कैंपेन कैसा हो, मैक्सिमम वोट कैसे गार्नर किया जाए, किन रणनीतियों पर चुनाव लड़ा जाए, ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण दौरा है, नज़र रहेगी हमारी क्या होता है। पर इस वक्त बिहार के लोगों की नज़रों में छाए हुए हैं केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी। अभी अमित शाह आ ही रहे हैं, उससे पहले उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया है कि 40 सीटें चाहिए चुनाव में, दे पाएंगे? देखिए, मैं तो पहले ही अपने दर्शकों को बिहार की बात मैं बता चुका हूं कि जीतन राम मांझी 8 सीट मैक्सिमम, 8 सीट से ज़्यादा नहीं मिलना है। लेकिन क्या है कि ये सारी पार्टियां हैं ना, इनको अपने कार्यकर्ताओं को भी तो एक्टिवेट करके रखना होता है। वो कई सारे ऐसे लोग जो टिकट के लिए दौड़ लगा रहे होंगे, वो जमावड़ा भी तो इनको चाहिए, वो हुजूम भी तो चाहिए। अभी से ही 8 सीट की बात हो जाएगी
तो फिर तो वही 10-15 लोग इनके पीछे दौड़ेंगे ना। अगर 40 सीट की बात होगी तो 100 लोग तो दौड़ रहे होंगे कम से कम कि हमें दीजिए, हमें दीजिए। इन्हें भी पता है कि इनको कितनी सीटें मिलने जा रही है। दरअसल अपने कार्यकर्ताओं का टेम्पो बरकरार रखने के लिए, उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए और साथ ही साथ गठबंधन में घटक दल के तौर पर दबाव कायम रखने के लिए ये 40 सीटें मांग रहे हैं। इनको लग रहा है 40 मांगेंगे तो कम से कम 15 मिलेगा, 20 मिलेगा, लेकिन मैं जानता हूं 10 से नीचे मिलेगा। 8 सीट से ज्यादा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को मिलने नहीं जा रहा है। आप एक एमपी का सीट जीतते हैं, आप मंत्री बन जाते हैं और मंत्री भी बहुत अच्छा मंत्रालय आपको मिलता है। उसके बाद दूसरा, आपके सुपुत्र बिहार सरकार में मंत्री बन जाते हैं, उनका भी मंत्री पद मिलना और उसके बाद मंत्रालय मिल जाना और अच्छा मंत्रालय मिलना, तो और क्या चाहिए। सवाल ये उठता, आपकी बहू भी एमएलए बन ही गई है, आपकी समधन भी एमएलए बन ही गई है, 4 सीट और ले लीजिए, 5 सीट और लीजिए, जिसको खड़ा करना है खड़ा करिए। बस इससे ज़्यादा राजनीतिक हैसियत आपकी बिहार में है नहीं और कम से कम एनडीए के नेता इस बात को एक्नॉलेज करेंगे नहीं। देखिए, अगर आप व्यावहारिक तौर पर देखें तो संभव भी नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि 5 से 6% वोट अगर चिराग पासवान का है, वो यंग है, बहुत सारे लोग उनसे दूसरी जाति के भी जोड़ते हैं, एक प्रॉपर जातीय समीकरण बनाते हैं और जीतन राम मांझी को टेंशन रहता है कि उनको तवज्जो चिराग पासवान के बराबर क्यों नहीं मिलता। तो सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान को जब जब तवज्जो मिला है तो उन्होंने प्रूफ किया, साबित किया, और जब चिराग पासवान की पार्टी छिन्न भिन्न भी हो गई तो एक एमपी से वो 5 एमपी जिताने में कामयाब साबित हुए। लेकिन 2015 में बीजेपी तो इनको काफी सीटें दी थी, बहुत ज्यादा इन पर डिपेंडेंट रही थी, पर ये परफॉर्म तो बेहतर कर नहीं पाए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि एनडीए जिसके कई घटक दल हैं, अब आप जरा सोचिए, बीजेपी जेडीयू, मेरी जानकारी में यही दोनों मिलकर के 200 सीटें लड़ेंगे। अब बचता है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ये 3 पार्टी हो गई। और कहीं कुछ ऐन वक्त पर आप ये देखिएगा कि वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि मुकेश सहनी भी इसमें आ गए, वीआईपी पार्टी भी आ गई, तो ये 43 से 50 सीट हो जाएगा। इन्हीं 43 से 50 सीटों का बंटवारा इन 3 पार्टी में होगा। चिराग कभी भी 25 से कम पर जाएंगे नहीं, और 25 से कम पर नहीं जाएंगे तो 18 सीट बचा। 18 सीट को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और आप ये लगा लीजिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा में बंटना है। उसी में अगर वीआईपी एंट्री मार दिया तो फिर 8-10 सीट वो भी मांगेगा, उसको भी मिलेगा, तो हो सकता है 200 में 4-5 उधर कम हो जाए और ऐसे बैलेंस किया जाए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये लोग मांग रहे हैं, पर इनको भी पता इनको कितनी सीटें मिलनी है, 6 से 8, इससे ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। ये दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन दबाव बनाने से कहीं ज़्यादा अपने कार्यकर्ताओं के टेम्पो को बरकरार रखना चाहते हैं, सेट रखना चाहते हैं, अपने जो इनके समर्थक हैं उनके बीच एक भावना क्रिएट करना चाहते हैं, जगाए रखना चाहते हैं, अपने समर्थकों का उत्साह बनाए रखना चाहते हैं, चुनाव तक कायम रखना चाहते हैं, लोगों की भीड़ अच्छी खासी इनके इर्द गिर्द घूमेगी, उससे एक माहौल बना रहता है। राजनीति में इस सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए ये इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 8 सीट से ज़्यादा इनको मिलने जा रहा है। बिल्कुल, तो आसान भाषा में कहा जाए तो जैसा कि पंकज जी ने बताया कि टेम्पो सेट रहे, माहौल टाइट रहे और अगल बगल जो टिकट मांगने वाले हैं वो घूमते टहलते रहें, इसलिए माहौल बनाया जा रहा। बाकी 8 सीटों से ज़्यादा दावेदारी नहीं है। गणित क्या है सीटों का वो पंकज जी ने समझाया। अब गणित थोड़ा सा नीतीश कुमार की जो इफ्तार पार्टी है उसका भी समझा दीजिए पंकज जी, कौन कौन पहुंचा? लोग तमाम कह रहे थे कि नहीं जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे, क्या कुछ रहा, क्या सीन रहा इफ्तार पार्टी का? देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का इफ्तार पार्टी सफल रहा है। कुछ सारे ऐसे संगठन, मुस्लिम्स के जमीयत उलेमा हिंद टाइप संगठन नहीं पहुंचे, लेकिन बड़े नामचीन व्यक्ति लोग पहुंचे।
खुद गवर्नर पहुंचे थे और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खां पहुंचे थे, उसके बाद कई सारे लोग पहुंचे थे, अच्छा खासा जमावड़ा हुआ और उसके बाद से ये बातें सामने आने लगी कि आखिरकार मुसलमान के लिए किसने ज़्यादा किया। चिराग पासवान भी कूद गए हैं। कल नीतीश कुमार के यहाँ पर रोजा इफ्तार पार्टी थी, आज लालू प्रसाद और चिराग पासवान के यहाँ पर है। और लालू प्रसाद जो कि अपने आप को मुस्लिम्स का रहनुमा साबित करना चाहते हैं, कांग्रेस की अलग यात्रा चल रही है। मतलब कहा जाए ना कि वो 17% जो वोट है उसको लेकर के कई सारे दावेदार हैं जो ये बताने में लगे हुए हैं कि मैं आपका हिमायती हूँ। इसलिए ये रोजा इफ्तार पार्टी का दौर चल रहा है और उसमें ये डिबेट शुरू हो गया है कि वाकई नीतीश ने ज़्यादा मुसलमानों के लिए किया है या लालू प्रसाद ने किया है। और दरअसल इसी बात को लेकर के कई सारे नेता अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि नीतीश ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया, उनके कब्रिस्तानों को घेरा, जो मदरसे में टीचर पढ़ाते हैं उनको सरकारी शिक्षक के बराबर सैलरी दी, उनके राज्य में कभी दंगे फसाद नहीं हुए, उसके बाद मुसलमानों की बेहतर शिक्षा के लिए तमाम काम किए गए, डेवलपमेंट के लिए काम किया गया। इसलिए जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो सिर्फ जो भाईचारा है, अमन चैन है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। लालू प्रसाद के शासन में कई दंगे हुए, कई फसाद हुए, इस तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर के बिहार विधानसभा चुनाव है, उससे पहले ये रोजा इफ्तार पार्टी की बात आप देख रहे हैं। अभी आरजेडी पॉलिटिक्स क्या है इसके पीछे? ये पॉलिटिक्स है। 17% वोट, 17% वोट मुस्लिम वोट बैंक में से जेडीयू को नीतीश कुमार वोट मिलेगा उनको। देखिए नीतीश कुमार 12-13% उसमें ले लेते हैं ना, ले लेते हैं और नीतीश कुमार ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। अगर काम के लिहाज से देखें तो नीतीश कुमार ज्यादा हैंडी रहे, लेकिन सवाल है वक्फ संशोधन बिल, ऐसा इमोशनल मुद्दा है। सवाल ये है बीजेपी के साथ जो जाएगा 2015 से एंटी बीजेपी मुस्लिम समाज वोट करता है। सवाल ये है असुद्दीन ओवैसी, सवाल ये है कांग्रेस। तो मान लीजिए कांग्रेस आरजेडी साथ लड़ेगी, लेकिन क्या असुद्दीन ओवैसी साथ लड़ेंगे? ये गंभीर सवाल है। इसलिए जिस तरह की बात हो रही है उसमें यही दिखाई पड़ रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। अब मुसलमान को 4% आरक्षण आपने कॉन्ट्रैक्ट में भी दे दिया, बिल कैबिनेट से पास भी करा दिया, विधानसभा में भी लेकर के चले गए। कर्नाटक से यह बवाल शुरू हुआ कि देखिए हमने कहा था 4% आरक्षण दे दिया। डीके शिव कुमार कह देते हैं हम संविधान में परिवर्तन कर देंगे। इस तरह का आरोप बीजेपी लगा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये मैसेज तो पूरे देश में घूमेगा ना कि जो कांग्रेस कभी मुसलमानों का भरोसा खो चुकी थी, उस कांग्रेस के प्रति मुसलमान का भरोसा सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो जो क्षेत्रीय दल हैं वो बाहरी तौर पर जरूर बीजेपी से लड़ रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो कांग्रेस से परेशान है, अंदरूनी तौर पर वो प्रशांत किशोर की पार्टी से परेशान है, अंदरूनी तौर पर वो नीतीश कुमार से परेशान है, असुद्दीन ओवैसी से परेशान है। ये सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो कहते हैं कि मुस्लिम समाज के लिए मैं ज़्यादा अच्छा काम करूंगा, मैंने ज़्यादा अच्छा काम किया है, मेरा पास्ट रिकॉर्ड देख लीजिए। पर सबकी नज़र तो 17% वोट पर है ना, और यही वोट पॉलिटिक्स रोजा इफ्तार पार्टी के जरिए की जाती रही है। 2014 से ये कम होता गया, क्योंकि रोजा इफ्तार जिस तरीके से 2014 से पहले आप दिल्ली से लेकर के तमाम जगह देखते महीनों चलता था, ये पॉलिटिक्स 2014 से थोड़ा थमा है, अब उस तरीके की बात नहीं होती है। लेकिन यही सवाल उठता है कि बिहार में जिस तरीके से ये चल रहा है और चलाया जा रहा है, उसके पीछे कुछ और नहीं बल्कि 17% मुसलमान के वोट बैंक को साधने का प्रयास है। इस कवायद में कौन सबसे आगे दिखाई पड़ता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आरजेडी आगे दिखाई पड़ रही है, लेकिन जेडीयू के भी बहुत सारे वोटर्स हैं। पर क्या वक्फ संशोधन बिल के समर्थन के बाद जेडीयू को मुसलमान वोट देगा, या उसमें से 12-15% वोट देने आएगा इस नाम पर कि जेडीयू की सरकार ने उनके लिए ज़्यादा काम किया है, उनके डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा काम किया है। भाई राशिद जमा खान मंत्री है ना, तो
तो मंत्री हैं तो मंत्री बनाए किसने? नीतीश कुमार ने बनाया है। पर दूसरा सच ये है कि 11 लोगों को टिकट दिया गया था जेडीयू के तरफ से, एक भी मुसलमान नहीं जीते, तो ये भी एक हकीकत है। तो इन सारी हकीकत के बीच में आप टटोलेंगे तो आप पाएंगे कि शुद्ध राजनीति है। 17% वोट पर नजर है, उनको साधने का प्रयास है, कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें कौन कामयाब होता है ये देखने वाली बात। बिल्कुल, कामयाबी किसके हाथ लगेगी ये तो जब चुनाव होंगे और नतीजे आएंगे तभी सामने आएगा। मैं प्रयास तो होते रहने चाहिए और प्रयास जारी हैं, और इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाने मुझे लगता है कि जल्दी अमित शाह भी आने वाले हैं बिहार में। तो आज के राग बिहारी में इतना ही। लगातार बिहार की राजनीतिक घटनाक्रमों पर और चर्चाओं पर हमारी नज़र है। यूं ही पंकज जी के जरिए आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आपको ये शो कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।